Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर नंबर 25 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल मशीन से। बीटेक फिफ्थ सेम, बीटेक थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल, बीटेक थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट टॉपिक है हमारा BH कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ वी स्टडी अबाउट द BH कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस? तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। द लैग और डिले ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कॉमनली नोन एज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। द लैग और डिले ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल commonly known as magnetic hysteresis relates to the magnetization properties of a material, जो मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, वाई विच जिसके द्वारा इट फर्स्टली बिकम्स मैग्नेटाइज, यह पहले मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइज होता है, एंड देन डीमैग्नेटाइज, और बाद में क्या होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। We know that the magnetic flux generated by an electromagnet coil is the amount of magnetic field or lines or force produced within a given area is commonly called flux density. We know that, जैसा कि हम जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल के द्वारा जनरेट होता है इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस। वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, अमाउंट होती है, मात्रा होती है। और फोर्स प्रोड्यूस्ड विद इन ए गिवन एरिया, और दिए हुए एरिया में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है इज कॉमनली कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। उसे क्या कहते हैं, कॉमनली फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ of an electromagnet depends upon the number of turns of the coil or the current flowing through the coil or the type of core material is being used. मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और जो करंट फ्लो हो रहा है कोयल में से होकर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो कोर मटेरियल के लिए टाइप ऑफ कोर मटेरियल, और कोर मटेरियल का जो टाइप, कोर मटेरियल बनाने के लिए जो टाइप हम उपयोग में ले रहे हैं, कौन सा टाइप का कोर मटेरियल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इफ आइदर द करंट और नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड, यदि करंट और नंबर ऑफ टर्न्स है वो इंक्रीज कर देते हैं, देयर विल बी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होगी। द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू आर एंड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू जीरो। यानी कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी कि जो मीडियम की परमिएबिलिटी इनटू जो परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की जो परमिएबिलिटी है उसके प्रोडक्ट के रूप में हम इसे डिफाइन करते हैं। मतलब मीडियम की परमिएबिलिटी और जो मीडियम की परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू बराबर म्यू जीरो म्यू आर, वेयर म्यू जीरो इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू आर इज द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू आर। ठीक है। However, the relationship between the flux density V and the magnetic field strength H can be defined by the fact that the relative permeability mu is not a constant। यानी कि जो रिलेशनशिप है फ्लक्स डेंसिटी B और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H के बीच में कैन बी डिफाइंड, उसे डिफाइन कर सकते हैं बाय द फैक्ट दैट द रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, व्हाट ए फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फंक्शन है। देयर बाय गिविंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी जाती है B बराबर म्यू एच, वेयर म्यू
it denotes the relative permeability and H is the magnetic field strength, where mu बराबर mu 0 mu H. Mu is the relative permeability, mu 0 is the permeability of free space or a vacuum, or mu R is the permeability of medium mu R. Then the magnetic flux intensity in the material will be increased by a large factor as a result of its relative permeability for the material compared to magnetic flux density in vacuum mu 0 H. Or for air cooled coil this relationship is given as air cooled coil के लिए relationship क्या आएगा, V बराबर phi upon A. V is the flux density, phi is the flux in Weber, A is the area of cross section meter square, B is the flux density, unit क्या होगी Weber per meter square. So B upon H equal to mu 0. B upon H equal to mu 0, where H is the magnetic field strength, where H is the magnetic field क्या है, strength है. Mu 0 is the permeability of free space. B is the flux density in Weber per meter square. So for ferromagnetic materials the ratio of flux density to field strength is not constant. इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए फ्लक्स डेंसिटी का फील्ड स्ट्रेंथ के सापेक्ष रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है, बट वेरीज विद फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी के साथ वेरी करता है. However, for air cooled coil के लिए और any non magnetic medium core और कोई भी नॉन मैग्नेटिक मीडियम कोर के लिए सच एज वुड जैसे कि लकड़ी के लिए और प्लास्टिक्स के लिए दिस रेशियो कैन बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट. इस रेशियो को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं. एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज म्यू 0, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, म्यू 0 कहते हैं. द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू 0 इज 4 pi into 10⁻⁷ Henry per meter. By plotting values of flux density V against field strength H, we can produce a set of values called magnetization curve. यानी कि फ्लक्स डेंसिटी के सापेक्ष अगेन फील्ड स्ट्रेंथ के सापेक्ष फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को प्लॉट करा के हम एक डिफरेंट वैल्यू का सेट प्राप्त करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व. मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व भी बोलते हैं और मोर कॉमनली बीएच कर्व, और कॉमनली ज़्यादातर इसे साधारण रूप से बीएच कर्व कहते हैं. फॉर ईच टाइप ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड, प्रत्येक टाइप का जो कोर मटेरियल हम उपयोग में ले रहे हैं उसके लिए इसे मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलते हैं, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं और बीएच कर्व भी कहते हैं. मैग्नेटाइजेशन ऑफ बीएच कर्व, द सेट ऑफ magnetization curves in figure 1 represents an example of relationship between B and H for soft iron steel and steel core. यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन कर्व का सेट है फिगर 1 में वो एक एग्जांपल शो करता है बिटवीन B और H के बीच में रिलेशनशिप दर्शाता है फॉर सॉफ्ट आयरन स्टील के लिए और स्टील कोर के लिए. बट एवरी टाइप ऑफ कोर मटेरियल विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व. प्रत्येक प्रकार के कोर मटेरियल के लिए खुद का ऑन मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व, खुद की अपनी मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कर्व पाई जाती है. इट मे बी नोटिस्ड दैट फ्लक्स डेंसिटी V इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी फील्ड स्ट्रेंथ के साथ लीनियर प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होती है, यानी लीनियरली इंक्रीज होती है अनटिल इट रीचेज ए सर्टेन वैल्यू, जब तक ये निश्चित वैल्यू पर नहीं पहुंच जाती. बट इट कैन नॉट इंक्रीज एनी मोर, इसके बाद में ये इंक्रीज नहीं हो सकती, बिकमिंग ऑलमोस्ट लेवल एंड कांस्टेंट, और ये एक कांस्टेंट लेवल पर पहुंच जाती है. द फील्ड स्ट्रेंथ कंटिन्यूस टू इंक्रीज, फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ तक लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है तो भी ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. जैसा कि ये कर्व प्लॉट की गई है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेज फ्लक्स डेंसिटी के बीच में. यहाँ पे जो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है प्रोपोर्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो फ्लक्स डेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है. ठीक है. इसके बाद में क्या हो रहा है,
जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे ये इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद में ये वाला पॉइंट है वो क्या है, सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हम कितना भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा लें, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या होने लगती है, कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाती है। ये देखो कांस्टेंट वैल्यू पर। फिर इसके बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर हम फ्लक्स, इसके बाद में हम यदि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो जो फ्लक्स डेंसिटी है वो लिटिल थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, बहुत कम इंक्रीज होती है, तो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, देखो लिटिल थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है। मतलब इसके बाद में यदि इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद में यदि हम फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, यानी लिटिल अमाउंट में इंक्रीज होती है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेज फ्लक्स डेंसिटी कर्व। दिस इज बिकॉज देयर इज लिमिट टू करंट, this is because there is limit to the amount of flux density that can be generated by the core, as all the domains in the iron are perfectly aligned. Any further increase will have no effect on the value of magnetization and point on the graph where the flux density reaches its limit is called magnetic saturation, also known as saturation of the core। यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पे ये अपनी लिमिट पे पहुंच जाता है, इसकी एक खुद की लिमिट पे पहुंच जाता है, तो फ्लक्स डेंसिटी रीचेज इट्स लिमिट, उसकी लिमिट पे पहुंच जाती है, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सैचुरेशन रीजन, या जो कोर का सैचुरेशन रीजन है वो कहलाता है। वेयर द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ स्टील कर्व बिगिंस एट अबाउट 3000, जबकि जो स्टील कर्व का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो कहाँ पर होता है, 3000 एम्पियर टर्न्स पर मीटर पर होता है। एज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यदि इंक्रीज होती है, दीज मोलिकुलर मैग्नेट्स बिकम मोर एंड मोर अलाइन, ये मोलिकुलर मैग्नेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन करने लगते हैं, until they reach perfect of alignment producing maximum flux intensity, जब तक कि ये परफेक्ट अलाइनमेंट पर नहीं पहुंच जाते जहां पर ये अधिकतम फ्लक्स इंटेंसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड एनी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसके बाद में यदि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होने के दौरान फ्लोइंग थ्रू द कोइल विल हैव लिटिल और नो इफेक्ट, तो उसका बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, या कम बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता, या बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। अब आता है हिस्टेरेसिस लूप। थ्रू आउट द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की अलग अलग साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए से होकर, थ्रू आउट द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन की पूरी साइकिल से होकर, द फ्लक्स डेंसिटी लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से लैग करती है। दिस लैगिंग फिनोमिना इन द मैग्नेटिक कोर इज आल्सो नोन एज हिस्टेरेसिस, ये जो लैगिंग फिनोमिना है मैग्नेटिक कोर में वो क्या कहलाती है, हिस्टेरेसिस कहलाती है। When current I is buried over one cycle, जब करंट I को एक साइकिल में बैरी कराते हैं, ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द साइकिल, साइकिल के कुछ पार्ट के लिए, द कोयल स्टोर्स एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, कोयल सोर्स से एनर्जी स्टोर करती है, एंड ड्यूरिंग सम पार्ट इट रिटर्न्स एनर्जी बैक टू द सोर्स, और कुछ साइकिल के कुछ पार्ट के लिए ये इट रिटर्न्स एनर्जी, या एनर्जी रिटर्न करती है सोर्स को, ये वापस से सोर्स को एनर्जी रिटर्न करती है। हाउएवर एनर्जी फ्लोइंग इनटू द कोयल, however energy flowing into the coil is greater than the energy return back to the source, यद्यपि जो एनर्जी फ्लो हो रहा है कोयल में, एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनर्जी जो सोर्स को रिटर्न होके वापस जो रिटर्न आ रही है, उससे ज़्यादा क्या होती है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है कोयल में वो होती है। हैंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट आई, इसलिए एक साइकिल की करंट में वेरिएशन के दौरान देयर इज नेट एनर्जी फ्लो इनटू फ्रॉम द सोर्स टू द कोयल, इसलिए जो नेट एनर्जी फ्लो होती है सोर्स से कोयल की तरफ आर असेंबली, द एनर्जी डिफरेंस गोज टू हीट द कोर, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है जो क्या करता है, कोर को हीट अप करता है। द लॉस ऑफ पावर इन द कोर ड्यू टू द हिस्टेरेसिस इफेक्ट, यानी कि कोर में पावर का लॉस होता है, हिस्टेरेसिस इफेक्ट के दौरान कोर में पावर का लॉस होता है, इज नोन एज हिस्टेरेसिस लॉस, इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस इज द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज प्रोपोर्शनल टू हिस्टेरेसिस लॉस, यानी हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो हिस्टेरेसिस लॉस के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया जो हिस्टेरेसिस लूप का है वो हिस्टेरेसिस लॉस के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो कर्व है वो प्लॉट की गई है जिसमें जो हमारा
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H और फ्लक्स डेंसिटी V के बीच में कर्व प्लॉट की गई है। 3 अलग अलग हिस्टैरिसीस लूप बनाए गए हैं। पहला लूप ये है, दूसरा लूप ये शो कर रहा है और तीसरा लूप ये है। जो 3 अलग अलग लूप हैं जो दिखाए गए हैं, 3 हिस्टैरिसीस लूप मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक कोर, ये दिखाए गए हैं। आगे जो हमारा एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, वी सॉल्व आउट द वन न्यूमेरिकल अबाउट द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। पहला जो न्यूमेरिकल है वो हम स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ ए गिवन मैग्नेटिक मटेरियल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया है जो हिस्टैरिसीस लूप का एक दिए हुए मैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद द 2 एक्सेस, इसकी 2 एक्सेस हैं, स्केल दोनों एक्सेस पे स्केल है। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 एम्पियर टन एंड 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मिली वेबर टन रेस्पेक्टिवली फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड आउट द टोटल हिस्टैरिसीस लॉस। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल हिस्टैरिसीस लॉस कैलकुलेट करना है। हमको जो एरिया है हिस्टैरिसीस लूप का एक दिए हुए मैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 एक्सेस पर इसका स्केल दिया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 एम्पियर टन और दूसरा है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मिली वेबर, और जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द टोटल हिस्टैरिसीस लॉस। हमें टोटल हिस्टैरिसीस लॉस कैलकुलेट करना है। देखो हमें क्या क्या चीज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज, एक्स बराबर दे रखा है 20, मतलब जो एक्स अक्ष पर जो स्केल है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 एम्पियर टन। 20 एम्पियर टन यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 20 एम्पियर टन, मतलब एक्स अक्ष पर स्केल कितनी होगी, 20 एम्पियर टन। बाई अक्ष पे जो स्केल है वो कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मिली वेबर। तो 50 मिली वेबर बाई अक्ष पे, 50 मिली वेबर को वेबर में चेंज करेंगे तो 50 इंटू 10⁻³ की पावर -3 वेबर। इसको यदि सॉल्व आउट करेंगे तो 0.05 वेबर। अब हम हिस्टैरिसीस लॉस कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी कैलकुलेट द हिस्टैरिसीस लॉस। सो हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू XY इंटू एरिया ऑफ BH लूप, यानी BH लूप का एरिया जूल पर मीटर क्यूब पर साइकिल। एक्स की वैल्यू पुटअप करते हैं, एक्स अक्ष पर जो स्केल है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 एम्पियर टन, इंटू बाई एक्स पे कितना वेबर है, 50 मिली वेबर। बाई एक्स पे स्केल है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 मिली वेबर। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी तो 0.05 वेबर, तो इसकी जगह 0.05 रख दिया वाई की जगह, इंटू एरिया ऑफ BH लूप। BH लूप का एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह कितना रख दिया, 50। ठीक है, सॉल्व आउट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 50 जूल्स पर मीटर क्यूब पर साइकिल, 50 जूल्स पर मीटर क्यूब पर साइकिल। तो टोटल हिस्टैरिसीस लॉस हम निकालेंगे तो टोटल हिस्टैरिसीस लॉस हमारा क्या निकल के आएगा, एरिया इनटू हिस्टैरिसीस लॉस। एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में 50, और जो हिस्टैरिसीस लॉस कितने का हो गया 50 का, तो टोटल हिस्टैरिसीस लॉस कितने का आ गया 2500 वॉट, यानी 2500 वॉट का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी टोटल हिस्टैरिसीस लॉस कितना आ गया 2500 वॉट। दिस इज द न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो हमारा जो टॉपिक है BH कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमारा एक फॉर्मूला हमने सिंपल एक फॉर्मूला देखा B बराबर म्यू एच, जहाँ पर B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो म्यू है जो परमिबिलिटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जहां पर म्यू बराबर क्या होता है, म्यू0 म्यू आर, वेयर म्यू इज द रिलेटिव परमिबिलिटी और म्यू0 इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ की पावर -7 हेनरी पर मीटर। म्यू आर इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे एक रिलेशन हमारा आया था B बराबर φ/A। B इज द फ्लक्स डेंसिटी, φ इज द फ्लक्स इन वेबर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर। तो B/H इक्वल टू म्यू0, वेयर B इज द फ्लक्स डेंसिटी, H इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और म्यू0 इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारा रिलेशन निकल के आया था। इसके बाद में हमने मैग्नेटाइजेशन ऑफ BH कर्व के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कर्व प्लॉट की थी अलग अलग, स्टील के लिए, आयरन के लिए और एयर के लिए कर्व प्लॉट की थी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेज फ्लक्स डेंसिटी कर्व हमने प्लॉट की थी।
इसके बाद में जो हमारा एक टॉपिक पढ़ा था हमने हिस्टैरिसीस लूप के बारे में, इसके बारे में हिस्टैरिसीस लूप के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें बी एच कर्व यानी बी और एच के बीच में हमने कर्व प्लॉट की थी, जिसे हमने क्या बोला था, बी एच कर्व प्लॉट किया था, जिसे हमने क्या बोला था, बी एच कर्व, ठीक है। इसके बाद में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किया है जो हमारा डायरेक्टली बेस्ड है मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।